पूर्व विधायक चाल संजय कुमार गुप्ता जी का सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोग कहते हैं आपने विधायकी से इतना पैसा कमाया है, कहाँ से पैसा आया, इसका राज तो बताइए। उन लोगों को टेवा की प्रतीक्षा मिश्रा हैं, उन्होंने सीधा आपसे प्रश्न पूछा है और सारी लड़कियों की तरफ से पूछा है कि सर इतना अच्छा रिद्धि सिद्धि रिजॉर्ट बनाने की क्या ज़रूरत थी कि जैसे ही शादी तय होती है लड़के वाले पहली डिमांड करते हैं कि हमारी शादी रिद्धि सिद्धि से करो। अब जिनके पास पैसे नहीं है वो बिचारियों के घर वाले परेशान होते हैं, इतना अच्छा बनाने की क्या जरूरत है। आप 2022 में चुनाव लड़ना चाहते थे विधायकी का दोबारा, बड़ी चर्चा भी थी, आपने बहुत मेहनत भी कर रखी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को गठबंधन की झोली में डाल दिया और कहीं ना कहीं आपको निराश कर दिया। क्या वजह रही है? तो कोई साजिश तो नहीं कि चायल ही मांगा, अरे कोई साइट मांग लेते हैं। नहीं, उन्होंने खाली चायल थोड़ा लिया है, उन्होंने तो बहुत सी सीटें लिया है। कौशाम्बी में तो चायल नहीं, हम इसे बिल्कुल साजिश के रूप में नहीं देखते। और एक बात, पूरा कौशाम्बी परेशान है कि आखिर इतना पैसा आया कहाँ से, विधायक बहुत बने और आपने विधायकी में ऐसा कैसा विधायकी किया कि 5 सालों में इतना पैसा कमा लिया कि इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट, स्कूल, इतनी बड़ी संस्थाएं बना ली। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि भरवारी में हमारा एक पार्टनर है, उसके घर चले जाए। अच्छा। और उस पार्टनर को शायद हो सकता है वो भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते। बिल्कुल नहीं जानते। हमारा एक पार्टनर है, हम जितनी पैसे की जरूरत होती है वो हमें पैसा लगाता है। वो मुझे लगा और सबको लगा कि विधायक बनने के बाद आप कोई पेड़ पाए उसको हिलाए। देखिए कोई ऐसा बिजनेस रहा जो जिसमें आप नुकसान खाए हों और वो सफल ना हुआ हो? आपने रिद्धि सिद्धि फाउंडेशन के जरिए तमाम लड़कियों की शादी करवाई, स्कूटी बांटी, उन्हें शिक्षित किया, लेकिन आपने लड़कों के लिए कुछ नहीं किया। क्या मतलब दुश्मनी क्या है लड़कों से आपकी? मैं 14 साल की उम्र में VCR चलाता था अमन जी, और रात भर में VCR चलाता था और दिन में स्कूल भी पढ़ने जाता था, रेगुलर स्कूल में पढ़ता था। देशी घी बिकता है, हम तो हर चीज का बिजनेस करते हैं। मतलब सर एक सांस में आप पूरे अपने बिजनेस नहीं बता सकते भाई देख। अच्छा आप बताओ अमन जी, हम तो कहते हैं मल्टीपर्पज बिजनेस करते हैं। होती है, एक मर्यादा होती है। जिसको मेरे पर जो आरोप लगाना लगाए, मैं इसका जवाब देने को तैयार हूं, मगर मर्यादा में रहकर। आरती किशरवानी है, ये लगातार हर पोस्टों पे कमेंट करती हैं, आप पर गंभीर आरोप लगाती हैं। ये पर आरोप इतना गंभीर लगाती हैं कि शायद उसके बाद कोई बचता ही नहीं। उसको किसी ने ये बता दिया है कि आपके चाचा लोगों का सहयोग संजय गुप्ता करते हैं। अच्छा। और इस नाते से उसने मेरे ऊपर अनर्गल इतने आरोप लगाए, इतने अपमान और आपत्तिजनक टिप्पणी किया कि मैंने अभी कल उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आपका कौशाम्बी लाइव के सेकंड पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मेरे मेहमान बेहद खास हैं। कौशाम्बी के एक सफल बिजनेसमैन में गिनती होती है उनकी, और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, गरीब मजलूमों के दिलों में राज करते हैं, बहुत ही संघर्षशील हैं। उन्होंने VCR चलाकर अपना कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन आज वह विधानसभा तक पहुंचे और सभी के दिलों में बस गए। एक बहुत अच्छा बड़ा सा एम्पायर भी बिजनेस का उन्होंने खड़ा कर दिया और सभी को दिखा दिया कि मेहनत के बल पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो आज ऐसे शख्सियत हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, पूर्व विधायक चाल संजय कुमार गुप्ता जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कौशाम्बी लाइव तो आपसे सर प्रश्न करेगा ही, लेकिन हमने पहली बार कौशाम्बी के जो लोग हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, ना पसंद करने वाले हैं, उन लोगों को भी हमने मौका दिया है कि वह भी सोशल मीडिया के जरिए कमेंट करें और उनका भी प्रश्न हम आपके बीच रखेंगे। तो 18 प्रश्न हमारे कौशाम्बी लाइव के हैं और 5 प्रश्न हमारे इस क्षेत्र की जनता के हैं जिन्होंने वीडियो पे कमेंट किया था। मैं स्वागत करता हूं कौशाम्बी लाइव से आपका भी, और उनका भी स्वागत करता हूं जो मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी सर, लोग कहते हैं कि जिस चीज़ को आप छूते हैं वो मिट्टी से सोना बन जाती है। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं कि इस तरह का आपका कारनामा हो जाता है अपने आप से? देखिए, मिट्टी से सोना बन जाने के लिए कोई ऐसी कुछ नहीं होता। मैं एक बात बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, जो भी लोग मेरे साथ संगत किए, जो काम करो ईमानदारी से करो जी। और हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, जिसकी जैसी नीयत उसकी वैसी बरकत। अगर आपकी नीयत अच्छी है
आप काम अच्छा करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड अगर वर्क है आपका तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। बस एक ही लाइन कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति सफल हो सकता है, बशर्ते उसको अपनी सोच उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी। सर, आपकी जितनी लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं उतनी ही निगेटिव खबरें भी आपके खिलाफ देखने को मिलती है। आखिर इसकी वजह क्या है? निगेटिविटी वहीं पर होती है जहाँ लोकप्रियता होती है। जी। पहले एक सपोर्ट शब्द होता है, उसके बाद विरोध शब्द का जन्म होता है। जैसे पहले जन्म होता है, उसके बाद मरण होता है, वैसे ही विरोध उसी व्यक्ति का होता है जिसके प्रति जनता का सपोर्ट होता है। मैं एक राजनीतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ। राजनीतिक पृष्ठभूमि में कोई व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका विरोध ना हो, नकारात्मक खबर ना चले। ये मेरी लोकप्रियता है और हम तो लोगों से कहते हैं, जब आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी तो आपके खिलाफ नकारात्मक चीज़ें भी आएंगी, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे। इससे हम कभी व्यथित नहीं होते हैं, हम सबको सबके सवाल का उत्तर देने की बात करते हैं हमेशा। सर, आप पर आरोप है कि आपने तमाम गरीबों की ज़मीन हड़पी है। कुछ लोगों ने तो आपको भूमाफिया तक कह दिया है। देखिए, भूमाफिया किसे कहते हैं? मैं कोई ज़मीन का व्यापारी तो हूँ नहीं, मैं कोई ज़मीन का व्यापार तो करता नहीं। ज़मीन हड़पी माने किसी की ज़मीन आप जबरन कब्जा कर लो, उसको हड़पना कहते हैं। 1 इंच ज़मीन कोई आप ढूंढ के दिखा दीजिए जी कि मेरे पास कोई 1 इंच ऐसी ज़मीन हो जिसको मैंने किसी से छीनी हो। तो ये बातें कहाँ से आती हैं? ये बातें आती जितनी तेजी से उतनी तेज से चली भी तो जाती है। आप बताइए, कोई चीज़ आज तक स्टैंड की? और ये कब तक चलता था? जब मैं पद पे था, विधायक था, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए पूरी एक एजेंसी काम करती थी, उसके लिए बाकायदा पैकेज हुआ करते थे, लोग धन खर्च करते थे कि संजय गुप्ता की छवि को कैसे खराब करें। मगर एक कहावत है, एक शेर मैं आपसे कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल साहब। ये माना कि वक्त का असर है। ऐसी नकारात्मक चीज़ें, झूठे, मक्कारी, इन सब की उम्र है, सत्य अमर है। सत्य ये है, 1-1 इंच संजय गुप्ता ने अपने खून पसीने की कमाई से जो हमने अर्जित किया उससे खरीदा है। और भूमाफिया किसे बोलेंगे आप? मैं कोई ज़मीन का व्यापारी तो हूँ नहीं। मैंने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, तमाम इंडस्ट्री लगाई, तमाम लोगों को रोजगार दिया। कौशाम्बी के तमाम ऐसे बच्चे जो हमारे संस्थानों से पढ़कर आज देश के कोने कोने में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, क्या ये माफियागिरी है? लोगों को रोजगार देना क्या ये माफियागिरी है? अच्छे संस्थान बनाकर मैंने क्षेत्र में एक डेवलपमेंट का काम किया, क्या ये माफियागिरी है? ऐसे काम तो हमारे यहाँ पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी किया, तो वो भी माफिया होंगे। इलाहाबाद में मुंशी काली प्रसाद जी ने किया, केपी ट्रस्ट की स्थापना करके तमाम संस्थान बनाए, कि वो भी माफिया होंगे। अगर ये अपराध है तो मैं आपको इस स्टूडियो में कह रहा हूँ, ऐसा अपराध संजय गुप्ता हमेशा करते रहेंगे। सर, हम सब लोग यह जानना चाहेंगे कि आपके पास तो आज बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारा एम्पायर खड़ा है, लेकिन आपने शुरुआत कहाँ से की थी? आपका पहला बिजनेस कौन सा? देखिए, पहली बात तो बता दूं, मैं बहुत संपन्न परिवार में मैंने जन्म हुआ। मेरे ग्रैंडफादर का नाम सरजू दास ठेकेदार रहा। आप देख सकते हैं कि संदीपन आश्रम उनके द्वारा बनाया गया है। मंदिरें बनाई, धर्मशालाएं बनाई, कई मंदिरें बनाई, सड़कें बनाई, दान पुण्य सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जी। मैं 10 वर्ष का था जब मेरे ग्रैंडफादर की डेथ होती है, तो उसी के साथ लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है। और 12 साल 13 साल की उम्र आते ही आते मेरा खुद का फीस नहीं जमा हुआ स्कूल में, तो मेरा स्कूल से नाम कटा। मैं एक प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल का हिस्सा बना। पैसे न होने पर जलालत कैसी झेली जाती है ये मैंने बचपन में देख लिया। मैं 12 साल की उम्र में मेरे साथ कई ऐसे इंसिडेंट हैं जिस अपमान को मैं आज तक भूल नहीं पा रहा हूँ, मैंने देखा। मैंने एक संकल्प किया कि मैं पढ़ाई भी करूँगा और काम भी करूँगा। उस समय VCR का क्रेज शुरू हुआ था। मैं 14 साल की उम्र में VCR चलाता था, अमन जी, और रात भर में VCR चलाता था और दिन में स्कूल भी पढ़ने जाता था, रेगुलर स्कूल में पढ़ता था। और मैं आपको बता दूं, मैं नीचे से लेके इंटर और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ। मैंने पढ़ाई भी किया है। मैंने भरवारी में वंश मेहता से मैंने स्नातक की पढ़ाई किया, परास्नातक हमने प्राइवेट किया, इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई हमने भरवारी के एक नेशनल इंटर कॉलेज से किया। तो काम भी किया
पढ़ाई भी किया। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैंने VCR से शुरुआत किया था, मगर मेरा एक स्वभाव है, मैं ज़्यादा दिन तक किसी चीज़ में नहीं रहता, मैं अप करना हूँ। VCR मैंने चलाया, मेरे पास थोड़ी सी कैपिटल इकट्ठी हुई, मैं और आगे बढ़ा, और कैपिटल इकट्ठी हुई, मैंने तेल मिल लगाई और कैपिटल बनाया, मैंने दाल मिल लगाई और कैपिटल बनाई, मैंने आइसक्रीम फैक्ट्री लगाई, मैंने स्कूल्स खोले। एक स्कूल्स मेरे पिताजी ने 1980 में खोल रखा था, जूनियर हाई स्कूल, ननकी देवी जूनियर हाई स्कूल, रेलवे स्टेशन बरवाड़ी के पास है। मैं वहाँ तक मैं उस पर पढ़ाई भी किया हूँ। उसके बाद मैंने स्कूल्स खोले। मैंने 97 में एक स्कूल खोला, 2001 में एक स्कूल खोला, 2006 में एक स्कूल खोला, 2010 में मैंने KPS बरवाड़ी का, जो कौशाम्बी का एक अग्रणी संस्थान है, मैंने खोला। तो ND कॉन्वेंट, ND गर्ल्स, ND बॉयज़, KPS 2015 में मैंने KPS की दूसरी ब्रांच खोली VT में। तो एक एक स्टेप, मगर आप देखेंगे आज मेरी 51 साल की उम्र है जी, और VCR मैंने कब शुरू किया? 14 साल की उम्र में। 14 साल 51 साल के बीच में 37 साल का गैप है। और ये 37 सालों की मेहनत है, ये कोई छप्पर फटा और धन गिरा ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। 18 घंटा प्रतिदिन, सप्ताह के 7 दिन, महीना के 300 दिन, साल के 365 दिन का मेहनत करने वाला ये शख्स बैठा है। मेरी अपनी व्यक्तिगत अगर लाइफ में अगर आप जाएंगे तो मैं 24 घंटे मैं कहीं ना कहीं किसी काम में बिजी हूँ। 18 घंटा वर्किंग में रहता हूँ, 6 घंटा सोता भी हूँ, अपनी दैनिक क्रिया भी करता हूँ, मगर मैं छुट्टी नहीं लेता। मतलब जो लोग आपको आज रिच मैन के रूप में जानते हैं, वो ये जान लें कि आप भी कभी गरीबी देखी है, देखा है, मैंने देखा है, उसकी जलालत झेली है। और मैं आपको बता दूं, मैं सबको आपके इस लाइव के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं। अगर कोई गरीबी में पैदा होता है तो उसमें उसका कोई अपराध नहीं है, मगर कोई गरीब रहते हुए मर जाए तो उसमें निश्चित तौर से उसने प्रयास नहीं किया। हम इसके लिए एक शेर कहना चाहेंगे, शायद तुमने चाहा ही नहीं, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। क्या बात है। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत आगे निकल सकते थे। तो प्रयास जब आप करोगे तो सफलता आपको मिलेगी। 10 जगह प्रयास करोगे, 5 जगह सफलता मिलेगी, 5 जगह नहीं मिलेगी, मगर 5 जगह जो मिलेगी वो भी 50% का ग्रोथ तो आपको दे ही देगा ना। सर, हाल ही में आपने योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की है, तो क्या बातें हुई आप लोगों के बीच में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने शिष्टाचार भेंट किया जी। मैं अक्सर करता रहता हूँ। जनपद के ताज़ा हालातों के विषय में मैंने उन्हें अवगत कराया। विकास की तमाम परियोजनाएं 17 से लेकर 22 तक मैंने अपने क्षेत्र के लिए तमाम परियोजनाएं मैंने स्वीकृत कराई थी, जिस पे काम शुरू कराया मैंने। मगर 22 से लेके इधर 25 में उन परियोजनाओं की जो गति थी वो बेहद स्लो थी। कहीं ना कहीं से वो परियोजनाएं पूर्ण होकर जनता को समर्पित नहीं हो पा रही थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से वो सभी रुकी हुई या धीमी गति से चल रही परियोजनाओं के विषय में अवगत करा के मैंने उनको जल्द पूर्ण करने का मैंने उनसे आग्रह किया। जनपद की बिजली व्यवस्था जो इधर बेपटरी हो गई थी, अधिकारियों की मनमानी के कारण जो आम जनमानस त्रस्त था, सरकार की मंशा अच्छी है, मगर सरकार की जो मूल भावना होती है वो प्रशासन के द्वारा उसको साकार किया जाता है। उसको लेकर मैंने ग्राउंड लेवल की मैंने उनको रिपोर्ट दिया है। जी सर, आप अपनी पहचान किस रूप में बनाना चाहेंगे, एक बिजनेसमैन, समाज सेवी या एक नेता के तौर पर? ये आपने बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया और इस प्रश्न का उत्तर यह है, एक व्यक्ति का जीवन एक जगह तक सीमित नहीं है। मैं अपनी बात करता हूं तो संजय गुप्ता का लाइफ 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहला दायित्व हमारा पारिवारिक दायित्व है। बिल्कुल। अगर परिवार से हम ठीक होंगे, परिवार से मजबूत होंगे, तो दूसरा दायित्व हमारा जो है व्यापारिक दायित्व है। पारिवारिक दायित्व और व्यापारिक दायित्व ये दोनों महत्वपूर्ण दायित्व हैं। और जब व्यापारिक दायित्व में भी हमारे पास उपलब्धियां होंगी, तो तीसरा दायित्व हमारा है सामाजिक। जी। समाज के प्रति भी मेरा कर्तव्य है
और जो व्यक्ति इन तीनों दायित्व में परिपूर्ण होगा, चौथा दायित्व वो है राजनीतिक क्षेत्र। आपको तो ऑटोमेटिक आमंत्रण मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में कौन से लोग आते हैं? जो सोशल व्यक्ति होते हैं वही लोग आते हैं। और ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, राजनीति पेशा नहीं है। जो लोग राजनीति को पेशा मानते हैं, आप देखिए उनका सूर्य उदय भी बहुत तेज होता है और अस्त भी बहुत तेज होता है। पेशा, आप जर्नलिस्ट हैं, आपका पेशा आपका ये व्यवसाय है। हम व्यापारी हैं, हमारा पेशा हमारा व्यापार है। हम उससे जो धन अर्जन करते हैं उसी से हम समाज की भी सेवा करके कुछ अपने पुण्य कार्य को करते हैं और राजनीति का भी कार्य करते हैं। राजनीति को मैंने पेशा कभी माना ही नहीं। तो मतलब 4 पार्ट में संजय गुप्ता जी बटे हुए हैं। जी हाँ। सर, आप आगे क्या बनना चाहेंगे? मेरा मतलब है, आपका ड्रीम क्या है? देखिए, हम प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं जी। आप भगवान राम का पूरा जीवन आप देखिए तो एक मर्यादित आचरण। सबसे पहले तो जिसके प्रति जो मेरे रिश्ते हैं जी। मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं अच्छा पुत्र न बन सकूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ, बहुत रिश्ते हैं। बिजनेस में अगर अच्छे बिजनेसमैन न बन पाए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तो मैं ये कहना उचित नहीं है कि मैं ये बनना चाहता हूँ। मैं तो कहना चाहता हूँ, कोई एक ड्रीम नहीं है आपका? मेरा ड्रीम बहुत व्यापक है। अभी आपने जो देखा है, हाँ। अभी तो उसकी छोटी सी वानगी है वो, ठीक है। अच्छा। हम ये जो मानव शरीर लेके मैं आया हूँ, जो 84 लाख योनि में ये मनुष्यपन जो मुझे मिला है, मुझे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। मतलब इसे बिल गेट्स, मैं देश के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए, सबके लिए काम करना चाहता हूं। और उसके लिए आप देखते भी होंगे मैं सबके लिए काम करता भी हूं और निस्वार्थ करता हूं, बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के करता हूं। तो मतलब हम ये सब कौशाम्बी वाले ये मान लें कि अभी कौशाम्बी में बहुत नई नई चीज़ें आपके माध्यम बिल्कुल से आएंगी। आएंगी। आप देखिए, हमने जितने भी काम किया, हमारे काम को देखिए। मैं किसी की नकल नहीं करता। जी। मैंने तमाम रचनात्मक सृजनात्मक कार्य किए हैं। आप इस बात को स्वयं जानते हैं। मैंने किसी की कॉपी नहीं किया, ये हमारी खुद की सोच है। सर, आपने रिद्धि सिद्धि फाउंडेशन के जरिए तमाम लड़कियों की शादी करवाई, स्कूटी बांटी, उन्हें शिक्षित किया, लेकिन आपने लड़कों के लिए कुछ नहीं किया। क्या मतलब दुश्मनी क्या है लड़कों से आपकी? ये आपने बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया। देखिए, क्या है कि जो 14 के पहले देश की सरकार थी जी, और 17 के पहले जो प्रदेश की सरकार थी, उस समय समाज की स्थिति क्या थी? आप देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश का सेक्स रेशियो देखिए और उत्तर प्रदेश का देखिए, कौशाम्बी का देखिए। 1000 मेल के पीछे 9 से 12 फीमेल थी कौशाम्बी में। क्यों? गर्भ में मार दी जाती थी लड़कियां। आप बताएं, मैं आपको मेरे स्कूल का मैं आपको आंकड़ा दूं। मेरा स्कूल कोएड स्कूल है। आज से 10 साल पहले हमारे स्कूल में बॉयज़ का परसेंटेज ज़्यादा होता था, गर्ल्स का कम होता था। मैंने इस पे एक रिसर्च किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 70% 75% बॉयज़ हैं, 25-30% हमारे यहाँ गर्ल्स हैं। तो पता चला कि लड़कों को अपनी सॉलिड प्रॉपर्टी मानते हैं। मतलब बेटा माने चेक है, आगे कैश कराएंगे। अच्छा। और बेटी माने लोन, कर्जा, उसको उतना पढ़ा दो कि शादी ब्याह में दिक्कत ना आए। और हमें तो हाथ पीले करने, गंगा नहाना है, उसे तो पराए घर में जाना है। ऐसी भी सोच समाज में देखने को मिलती थी। बिल्कुल। मगर हमारी सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों से संबंधित मिशन शक्ति जैसे तमाम अभियान चलाए। तो मुझे भी लगा जी कि हम लोगों को भी बेटियों को लेके हम सबको आगे आना चाहिए। तो मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान नामक एक कार्यक्रम के माध्यम से रिद्धि सिद्धि फाउंडेशन के द्वारा हमने शिक्षा को प्रमोट किया। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बेटियों को मैंने तमाम बेटियों को स्कूटी प्रदान किया। या उच्च शिक्षा में जो बच्चियां जाना चाहती थी, अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, कोई दैविक आपदा अगर उस परिवार में आई है, तो हम खुद गार्जियन बन के
उनकी पढ़ाई कराए हैं। ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे गार्जियनशिप घर में समाप्त हो गई, दैविक आपदा थी, उन बेटियों के मैंने हाथ पीले किए हैं, कार से बैठाकर मैंने बेटियों को विदा किया है। तो बेटियों के प्रति, मगर ये आरोप आपका गलत है कि हम बेटों के लिए मेरे मन में भावना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी रिद्धि सिद्धि फाउंडेशन के माध्यम से मैंने अभी एक समर कैंप कराया था, जिसमें मैंने तमाम स्कूलों के बच्चों को प्रतिभाग कराया था। मैंने उस दिन घोषणा किया है कि संजय गुप्ता इस जिले के 20 सरकारी इंटर कॉलेज, 20 सरकारी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले क्लास 12 के बच्चों को, एक बच्चे को एक क्लास एक स्कूल से लेंगे, एक टैलेंट सर्च कंपटीशन कराएंगे स्कूल लेवल पे, एक बच्चे को लेना एक स्कूल से, और ऐसे 20 बच्चों को मैं सेलेक्ट करके उनका पासपोर्ट वीजा बनवा के पूरी उनकी शॉपिंग करा के कौशाम्बी की शान बना के हम 5 दिन की सिंगापुर की यात्रा में अपने 20 बेटों को ले जा रहे हैं, अपने खर्चे पे ले जा रहे हैं और बेटों को ले जाने का काम कर रहे हैं। देश दुनिया दिखाना चाहते हैं, एक बड़ा एक्सपोजर उनको मिले, हम जाके देखें कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। कौशाम्बी के जो बेटे हैं वो खुश हो जाएं, निराश ना हो, उनके लिए भी बहुत योजनाएं हैं इनके पास और ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं। सर, आप 2022 में चुनाव लड़ना चाहते थे विधायकी का दोबारा, बड़ी चर्चा भी थी, आपने बहुत मेहनत भी कर रखी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को गठबंधन की झोली में डाल दिया और कहीं ना कहीं आपको निराश कर दिया। तो क्या वजह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, ये विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और राजनीतिक जो डिसीजन होते हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं, उसका बहुत दूरगामी परिणाम सोचकर डिसीजन लेते हैं। पार्टी ने जब डिसीजन लिया जी कि चायल की सीट सहयोगी दल के खाते में जाएगी, सहयोगी दल ने चायल की सीट की डिमांड किया, पार्टी ने गठबंधन धर्म का निभाते हुए उनकी डिमांड को पूरी किया। ऐसी स्थिति में अगर पार्टी ने वो सीट अगर गठबंधन वाली पार्टी को दे दिया, हम इसे बहुत गलत नहीं मानते। नहीं तो कोई साजिश तो नहीं कि चायल ही मांगा, अरे नहीं, कोई नहीं, साइड मांग लेते। नहीं, उन्होंने खाली चायल थोड़ा लिया है, उन्होंने तो बहुत सी सीटें लिया है। कौशाम्बी में तो चायल नहीं, हम इसे बिल्कुल साजिश के रूप में नहीं देखते। और एक बात आप जान लीजिए, जी, भाजपा ने हमको विधायक बनाया, हम पार्टी के सिंबल से गए, तो हम जिस पार्टी ने मुझे विधायक बनाया उस पार्टी को हम कैसे कह सकते हैं मेरे साथ साजिश कर सकती है? क्या कोई पार्टी अपने ही लगाए पेड़ को उखाड़ेगी? क्या कोई पार्टी जिस पौधे को खुद लगाया है उसके जड़ों में तेजाब डालेगी? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। विधायक जी, आप लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 2022 की तरह अगर 27 में भी आपको मौका नहीं मिला या फिर कोई इस तरह से गठबंधन में चली गई, तब आपका स्टैंड क्या है? देखिए, मैंने आपको अभी इसके पहले भी कहा कि जो सामाजिक कार्य है उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। मैं लगातार लगा हुआ हूँ, समाज के साथ हूँ जी। मैं चाइल्ड से मैंने चुनाव लड़ा, क्या मंजमपुर में मैंने काम नहीं किया? सिरातुम में मैंने काम नहीं किया? मैं तो ऐसे बहुत सी जगहों पे काम करता हूँ जहाँ पे मुझे कभी चुनाव नहीं लड़ना है, मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। देखिए, कल किसी ने नहीं देखा जी, आदमी का काम है कर्म करना, हम कर्म करते हैं, फल देने का काम ऊपर वाले का है। कोई भी राजनीतिक दल हो, हर दल की अपनी रणनीति होती है। मतलब कुछ क्लियर नहीं बताएंगे कि 27? मैं बता रहा हूँ आपको। मैं तो देखिए क्या है, एक चुनावी योद्धा हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है। कोई भी जो दंगल का पहलवान होगा वो पहलवानी का उसका कोई डेट नहीं होता, वो जब मौका मिलता है तो दांव आजमाता है। मैं उसकी बात नहीं करता। आपने जो प्रश्न किया है कि 27 में अगर टिकट का उत्तर देता हूं, हम कभी नकारात्मक विचार अपने मन में लाते ही नहीं है। हम ये मान के चलते हैं क्षेत्र की जनता मुझसे बहुत प्यार करती है। और मैं आपको बता दूं, 17 से लेके 22 तक जितना प्यार मुझे क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है, उससे ज्यादा प्यार 22 से लेके 25 के बीच में मुझे मिला है। जो हमारे विरोधी दल के भी लोग हैं, जो राजनीतिक विचारधारा की भिन्नता के कारण मेरा विरोध भी करते रहे हैं, मगर व्यक्तिगत जब उनसे मुलाकात होती है तो वो भी कहते हैं संजय जी आपकी जरूरत है इस क्षेत्र को। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से पार्टी स्वयं इस चीज़ को देखेगी, कौन व्यक्ति उचित रहेगा, किसको लड़ाना है, कैसे लड़ाना है। और हम तो ये मान के चलते हैं कि मुझे पार्टी का भी आशीर्वाद मिलेगा और जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा।
सर, आप इतने कम समय में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, इतनी संपत्ति हासिल कर ली। लोग कहते हैं आपने विधायकी से इतना पैसा कमाया है, तो ये कहाँ से पैसा आया, इसका राज तो बताइए। भैया उन लोगों को मैंने बताना चाहता हूँ कि मैं विधायक बना हूँ 17 में। हाँ। अब मेरे एम्पायर जो भी हैं, मैं उसको सारी चीज़ें मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने कौन सी चीज़ें कब बनाई है। लोग आज तक एक चीज़ नहीं जान पाए। मैं आपको अमन जी बता दूँ, मैं इकोनॉमिक्स का छात्र था और इकोनॉमिक्स का छात्र होने के नाते आप अर्थव्यवस्था कैसे उत्तर ले रहे हैं, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तमाम कमेंट आए, पूरा कौशाम्बी परेशान है कि आखिर इतना पैसा आया कहाँ से, विधायक बहुत बने। और आपने विधायकी में ऐसा कैसा विधायकी किया कि 5 सालों में इतना पैसा कमा लिया कि इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट, स्कूल, इतनी बड़ी संस्थाएं बना ली। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि भरवारी में हमारा एक पार्टनर है, उसके घर चले जाए। अच्छा। और उस पार्टनर को शायद हो सकता है वो भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते। बिल्कुल नहीं जानते। हमारा एक पार्टनर है, हम जितनी पैसे की जरूरत होती है वो हमें पैसा लगाता है वो। और हम इतने ईमानदार बिजनेसमैन हैं कि पूरी कुशलता के साथ एक गुड मैनेजमेंट के द्वारा हम बिजनेस को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जो हमें रिजल्ट चाहिए। और अपने पार्टनर को ईमानदारी से उसका शेयर भी दे देता हूं। अच्छा। और पूंजी मैं जिस पार्टनर से जुटाता हूं, चाहे वो करोड़ों का प्रोजेक्ट हो, चाहे 10 करोड़ का हो, चाहे 5 करोड़ का हो, मेरे पास पैसे की कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरा पार्टनर बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, ये है। और उस पार्टनर का जो नाम है, उसका नाम है इंडियन बैंक। बैंक हमारा पार्टनर है। बैंक एक वित्तीय संस्थान है, पैसा जुटाया जाता है। मैं जब इकोनॉमिक्स का मैं छात्र था तो एक मैंने चैप्टर पढ़ा था, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के नियम। उसमें 5 चीजें पढ़ाई गई थी। एक उत्पादक के पास 5 चीजें होनी चाहिए: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। भूमि, मुझे जब मौका मिलता है आप देखिए, तमाम ऐसी लैंड में परचेज करता हूं जिसको कोई नहीं पूछता, संजय गुप्ता खरीद लेते हैं। कौन सी लैंड जिसको लोग कहते हैं ऊसर है, बंजर है, बेकार है, हम खरीदते हैं, हम उसे डेवलप करते हैं। श्रम कितना करता हूं आप श्रम देखते हैं। पूंजी कैसे जुटाई जाती है, मैंने आपको एड्रेस बता दिया, पार्टनर का एड्रेस बता दिया, लोग चले जाए बैंक में पता कर ले। संजय गुप्ता का जितना बिजनेस है वो सब इंडियन बैंक के साझे में है जी। संजय गुप्ता के बाप का सब कुछ नहीं है। मुझे लगा। और मैं ईमानदारी से बैंक का पैसा लाता हूं, बिजनेस खड़ा करता हूं, उसे सक्सेसफुली रन करता हूं, इनकम जनरेट करता हूं, बैंक का पैसा बैंक को वापस करता हूं और अपनी कैपिटल बढ़ा के नए बिजनेस की तरफ प्लान करता हूं। ये मेरा डेली का वो है। ये बात है। मुझे लगा और सबको लगा कि विधायक बनने के बाद आप कोई पेड़ पाए उसको हिलाए। देखिए, मैं आपको बता दूं, कौशाम्बी इस मामले में जो पिछड़ा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप कौशाम्बी की आप बैंकों में आप जाइए जी, बैंकों में आप जाके देखिए, यहाँ पे डिपॉजिट है मगर एडवांस यहाँ पे लोकल कम है। उसका कारण है कि लोग बिजनेस करना रियल में जैसे बिजनेस करना चाहिए उस तरीके से बिजनेस करते नहीं है, घाटा खा जाते हैं। आपका कोई ऐसा बिजनेस रहा जो जिसमें आप नुकसान खाए हों और वो सफल ना हुआ हो? देखिए आप अमन जी, मैं आपको बता दूं, घाटा 2 तरह से होता है। एक तो जैसे कोई दैविक आपदा आ जाए और आपको घाटा हो जाए, जैसे कोविड एक दैविक आपदा आई, बिल्कुल, बहुत से लोगों को बिजनेस फेल हो गए, उसमें बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, ठीक है। मगर एक घाटा ये होता है कि सही प्लान ना होना। अगर आप सही प्लान करेंगे, उस प्लान पे सही इंप्लीमेंट करेंगे तो घाटे का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कोई भी बिजनेस घाटे के लिए डिजाइन नहीं होता, बिजनेस डिजाइन होता है प्रॉफिट के लिए। घाटा होने का सिर्फ कारण होता है कोई दैविक आपदा। तो भगवान की कृपा से भगवान ने मुझे मेरी रक्षा किया इस मामले में। मैंने जितने बिजनेस किए हैं सब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की किए हैं। मैं कसम खा के आपको बताता हूं कि हम बैंक का पैसा लाए तो, किसी साथी का पैसा लाए तो, चाहे जहां से हमने पूंजी जुटाई, इसीलिए कहा बड़ी ईमानदारी से मैंने सबका पैसा वापस किया और अपने एम्पायर को खड़ा करके लोगों को दिखा दिया। अगर उस एम्पायर को देख के लोग आश्चर्यचकित हैं, आवे संजय गुप्ता को चाय पिलाएंगे, संजय गुप्ता को बताएंगे और अपने जैसा हम उनको बनाएंगे, उनको सहयोग करेंगे। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपकी इतनी उपलब्धि है, ख्याति है, प्रोग्रेस है,
लोग देखकर जलते नहीं हैं? देखिए, ईर्ष्या आदमी किससे करता है? आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अभी आपका इस क्षेत्र में जैसे ही नाम और आगे बढ़ेगा तो हो सकता है आपसे भी लोग ईर्ष्या करें। नहीं, मैं आपको बता दूं, हमेशा जो जलन होती है, जो ईर्ष्या होती है, उसी से होती है जिसके पास कुछ होता है। विरोध किसी लोकप्रिय व्यक्ति का होता है, विरोध किसी मजबूत व्यक्ति का होता है, ईर्ष्या उसी से आदमी करता है जिसके पास कुछ होता है। तो मैं बहुत से लोग देखता हूं, मेरी चर्चा करते हैं, पॉजिटिव करें नेगेटिव करें, मुझे बड़ा मजा आता है कि चलो भाई कम से कम मैं चर्चा में तो हूं। मगर उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, मेरी चर्चा तो आप करिए, साथ में अपनी भी प्लानिंग करिए, आप अपनी भी कुंडली बनाइए, अपने भी फ्यूचर की चिंता करिए, आने वाले बच्चों की चिंता करिए, आने वाले भविष्य की चिंता करिए। दूसरों से ईर्ष्या करके अपना समय खराब करने के बजाय आप भी उस लायक बनिए कि लोग आपसे भी ईर्ष्या करें। बिल्कुल उस लायक बनिए। सर, यहाँ तक रहे कौशाम्बी लाइव के प्रश्न। अब कुछ जो हमारी जनता ने कमेंट किया है, उसमें एक बहुत मज़ेदार कमेंट था। जब मैं उसे पढ़ा तो मुझे बहुत मज़ा आया। एक टेवा की प्रतीक्षा मिश्रा हैं, उन्होंने सीधा आपसे प्रश्न पूछा है और सारी लड़कियों की तरफ से पूछा है कि सर, इतना अच्छा रिद्धि सिद्धि रिजॉर्ट बनाने की क्या ज़रूरत थी कि जैसे ही शादी तय होती है लड़के वाले पहली डिमांड करते हैं कि हमारी शादी रिद्धि सिद्धि से करो। अब जिनके पास पैसे नहीं है वो बेचारियों के घर वाले परेशान होते हैं। इतना अच्छा बनाने की क्या ज़रूरत? मैं आपको बता दूं, प्रतीक्षा बिटिया को पहली बात तो मैं बहुत, मेरी बिटिया है, मैं ऐसे आशीर्वाद देता हूं और मैं उसको जवाब देता हूं। जब कौशाम्बी से लोग कभी बाहर शादी करने जाते हैं तो उनका बहुत पैसा खर्चा होता है। हमने बहुत ही जेन्युइन रेट पर एक यहाँ पर रिजॉर्ट बनाया। उस रिजॉर्ट से आपको बता दें, जितनी शादियाँ हमारी कौशाम्बी की हुई हैं उससे ज़्यादा शादियाँ बाहर के लोगों ने आके मेरे यहाँ किया है। क्या? अभी एक मैं आपको बता दूं कि एक हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी ने फ़ोन करके, माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी ने एक हमारे रिजॉर्ट को एक डेट में इंगेज कराया। उनके एक मित्र हैं, वो हैं गाजियाबाद के जी। वो लड़की के पिता हैं। उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात किया और लड़का पक्ष कहाँ के हैं? प्रतापगढ़ के हैं। उन्होंने, हमने पूछा कि आप गाजियाबाद से हैं, वहाँ तो एक से एक रिजॉर्ट है। कहीं जो लड़के पक्ष हैं उनकी डिमांड है कि शादी रिद्धि सिद्धि से होनी चाहिए। ये मेरे नगर का, मेरे जनपद का सौभाग्य है। अभी मेरे रिजॉर्ट में ताइवान की शादी आई। वो लड़का पक्ष मूल प्रयागराज के थे, वो भी ताइवान में शिफ्ट हो गए। लड़की ताइवान की थी, वहाँ की मूल थी। और जब शादी तय हुई तो उन्होंने कहा हम इंडिया का जाके शादी करेंगे। तो इंडिया शादी करने के लिए उन्होंने स्थान कौन सा चुना? भरवारी का रिद्धि सिद्धि रिजॉर्ट। क्या बात! तो ये मेरे लिए भी, मेरे नगर वासियों के लिए भी, मेरे जिले वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा रिजॉर्ट पूरे प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विदेशों तक पहुंचा है। लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य। कितनी सर लागत का बना होगा ये? देखिए, लागत की अगर बात देखेंगे तो फिर आपको मैं सच्चाई बता दूं, सच्चाई जानना। इसमें हमारी लागत है अच्छी खासी, मगर उस लागत में 70% पैसा बैंक का है। इतना इन्वेस्ट एक कौशाम्बी जैसे छोटे से जिले में करते समय आपको डर नहीं लगा कि पहली तो बात तो आप कौशाम्बी को छोटा जिला मत बोलिए। आप कौशाम्बी की जो पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 17 लाख की है। नहीं, आसपास के जनपदों से आज की अगर जनगणना अगर हम करेंगे तो 20 प्लस होगी। और भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन कौशाम्बी से कम है। गोवा की पॉपुलेशन 15 लाख है। अभी मैं पिछले साल सिक्किम गया था, वहाँ की पॉपुलेशन 6.5 लाख है। तो कौशाम्बी तो कई राज्यों से बड़ा जिला है। आप बगल के इलाहाबाद से, प्रयागराज से तुलना मत करिए जी। मगर कौशाम्बी कोई ना छोटा जिला है, कौशाम्बी बहुत ही फर्टिलाइज जिला है। लेकिन लोग, कौशाम्बी के लोग बहुत अच्छे हैं। जो इन्वेस्टर हैं, हाँ, वो कहते हैं यहाँ ये नहीं चल पाएगा, यहाँ पे लोग इतना भी वो नहीं है। मैं फिर बता दूं, 2 जोन होता है, एक होता है कंफर्ट जोन, एक होता है रिस्क जोन जी। कंफर्ट जोन में रहने वाले कभी बड़ी मंजिल हासिल नहीं करते और रिस्क जोन में जाने वाले कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो संजय गुप्ता का रिस्क लेना ये शुरू से बचपन से स्वभाव था। मैंने रिस्क लिया है, मगर प्रभु की कृपा है, जो टारगेट करके मैंने रिजल्ट उससे 500 गुना ज्यादा अच्छा आया है। क्या बात है, बधाई हो।
सर दूसरा है प्रश्न मोहम्मद हमसफ़र जी का, जो लिखते हैं कि कुछ वर्ष पहले आप क्रिकेट को बहुत पसंद करते थे, बहुत लगाव भी था। आप मैदान में जाकर बच्चों को क्रिकेट की किट वितरित की थी, फ़ोटो वीडियो भी बनवाया था, लेकिन इधर बीच आप इन सब चीज़ों से दूरी बना लिए हैं। क्या ये चुनावी स्टैंड था केवल? देखिए, मोहम्मद हमसफ़र जी को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं अभी 20 लड़कों को सिंगापुर ले जा रहा हूं जी, ठीक है। हो सकता है कि इधर ये सच है कि इधर क्रिकेट का किट मैंने बच्चों को, सही बात है, डिमांड भी नहीं आई और न मैंने दिया है, मगर इसका कोई चुनावी स्टंट इससे नहीं कह सकते। एक क्रिकेट किट आप सोचो, मैं किसी बच्चे को किसी जगह पे मैंने पहुंचाया 10,000 रुपये में हो जा रहा है, और हम तो गाना में अभी सिंगापुर ले जा रहे हैं, सोचो बच्चों पे लाखों लाखों रुपए खर्च करेंगे। इसको चुनाव से मत जोड़िए। और मोहम्मद हमसफ़र जी मेरे नंबर पे मुझको कॉल करें, एड्रेस बताएं, क्रिकेट किट कल उनके घर पहुंच जाएगी। क्या बात है। मुझे लगता है मोहम्मद हमसफ़र जी क्रिकेट प्रेमी हैं, खेलते होंगे, तो आपको सीधा कहा गया है कि आप मैं उनके घर भिजवा दूंगा। एड्रेस बताइए। और आपको तीसरा है आरती केशरवानी है, ये लगातार हर पोस्टों पे कमेंट करती हैं। इनके कोई मकान संबंधित विवाद था जिसमें आपने कुछ क्या किया पता नहीं, लेकिन आप पर गंभीर आरोप लगाती हैं। ये मेरे ऊपर आरोप इतना गंभीर लगाती हैं कि शायद उसके बाद कोई बचता ही नहीं है, ठीक है। मगर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूं जी, आरती केसरवानी के नाम से फर्जी आईडी है ये। अच्छा। इसके पीछे एक युवक है, उसका नाम है शिव शंकर जी। वो भरवारी बस स्टॉप का रहने वाला है। उसके पिता यहीं रहते थे, अब वो यहाँ नहीं रहता। उसके मकान का पारिवारिक विवाद है, उसका विवाद उसके चाचा से है, उसके परिवार से है। उसको किसी ने ये बता दिया है कि आपके चाचा लोगों का सहयोग संजय गुप्ता करते हैं। अच्छा। और इस नाते से उसने मेरे ऊपर अनर्गल इतने आरोप लगाए, इतने अपमान और आपत्तिजनक टिप्पणी किया कि मैंने अभी कल उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। मैंने कोखराज थाने में एक FIR भी लॉन्च कराई है। होती है, एक मर्यादा होती है, जिसको मेरे पर जो आरोप लगाना लगाए, मैं इसका जवाब देने को तैयार हूं, मगर मर्यादा में रहकर। दूसरी चीज, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरा दूर दूर तक उससे, उसके परिवार से, उसके मकान से, उसकी संपत्ति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बस एक कहावत है, कौवा कान लेके उड़ गया, वो कौवे के पीछे भाग रहा है, अपना कान नहीं चेक कर रहा है। एक बिट्टू पटवा का प्रश्न है। बिट्टू पटवा नाम से इंस्टा के ये प्रश्न है, क्योंकि इंस्टा पे भी अच्छा खासा लोग कमेंट किए हैं। तो ये कहते हैं कि विधायक आप जब बने हैं उसके बाद आपको बहुत संपत्ति मिल गई, अर्जित हुई है। वही वो प्रश्न था जो मैं पूछ चुका हूं। हालांकि मैं बिट्टू जी को बताना चाहूंगा जी। देखिए, 2003 में मैंने लाख रुपए बीघे की जमीन खरीदी जिसपे KPS बना हुआ है, 2003 में खरीदी जी। और मेरा भाग्य उसी में से 2009 में रेलवे की परियोजना निकल गई जी। उसका करोड़ों रुपए कंपनसेशन हमको मिला। फिर 2015 में उसी में से जनपद आने वाली 4 लेन निकल गई, मुझे कंपनसेशन मिला। फिर उसी में से राम वनगमन मार्ग परियोजना निकल गई, करोड़ों करोड़ों रुपए मुझे कंपनसेशन मिले हैं, व्हाइट पैसा मिला है। बिट्टू जी, भारत सरकार का पैसा मेरे पास, व्हाइट पैसा कंपनसेशन का आया है, उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा आया है। संजय गुप्ता बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, आपको बताना चाहूंगा। विधायक के रूप में भी अगर अधिकारियों से मैं कभी लड़ता था, जनता के लिए लड़ता था। मैं मैनेज होने वाला विधायक नहीं था, तो बिट्टू बिकने वाला विधायक नहीं था। मैं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी, ठीक है। तो बिट्टू जी को ये नहीं पता, अब ईश्वर की कृपा है, मुझे पैसा कई परियोजनाओं में कंपनसेशन का मिला। और बाकी मैंने बताया, मैं बिजनेसमैन हूं, मल्टीपर्पज के बिजनेस करता हूं। बिट्टू जी को नहीं पता है, संजय गुप्ता स्कूल ही नहीं चलाते, संजय गुप्ता गाय भैंस भी पालते हैं। मेरे पास सैकड़ों गाय हैं, भैंस हैं, डेयरी फार्म है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, हम गोबर से भी पैसे कमाते हैं। लोग दूध से पैसे कमाते हैं, संजय गुप्ता तो गोबर से भी पैसे कमाते हैं।
तो अब बिजनेस करने का तरीका है, हम अपने तरीके से बिजनेस करते हैं। सर गोबर से कैसे कमाते हैं? गोबर से क्या चीजें नहीं बनती, गोबर से सॉलिड लक्कड़, एक मशीन आती है सॉलिड लक्कड़ बनती है, उससे हम बॉयलर चलाते हैं, स्टीम तैयार करते हैं, उस स्टीम से अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, गोबर से चलाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, गोबर से कंपोस्ट, आप वर्मी कंपोस्ट बना लो, 10 से 15 रुपए किलो उसकी विभाग खुद टेंडर निकाल के परचेज करता है। गोबर से आप बायो सीएनजी प्लांट लगा लो, आप गैस बनाओ, सीएनजी गैस बनाओ, 66 रुपए किलो में इंडियन ऑयल उसकी नोडल कंपनी है, आपसे खरीदेगी, आपसे लेके जाएगी। तो गोबर भी एक धन है। और आपको बता दें, दुनिया के ऐसे बहुत से देश हैं जहां भारत से गोबर एक्सपोर्ट होता है, वो भारत का गोबर परचेज करती है। क्यों वहाँ गोबर नहीं होता? गोबर वहां पे पशुपालन नहीं है, यहाँ से गोबर जाता है, वहां पे जो खेती है वहां पे रासायनिक खादों का उपयोग प्रतिबंधित है। वहां पे जो यहाँ से कंपोस्ट बन के जाती है, वहां के किसानों को गवर्नमेंट सब्सिडी में किसान वो कंपोस्ट देती है, वहां पे रासायनिक खादें प्रतिबंधित है, भारत का गोबर जाता है। तो हम तो गोबर से भी पैसे कमाते हैं। गाय, हमारे पास तो दूध का बिजनेस है, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है, हमारे पास एग्रो के तमाम बिजनेस है, हमारे पास राइस मिल है, हम चावल बनाते हैं, हम रिजॉर्ट है हमारे पास, पेट्रोल पंप है हमारे पास। हम तो हमारे आउटलेट पे जाइए, दूध भी बिकता है, मक्खन भी बिकता है, दही भी बिकता है, रबड़ी भी बिकती है, मलाई भी बिकती है, देशी घी बिकता है। हम तो हर चीज का बिजनेस करते हैं। मतलब सर एक सांस में आप पूरे अपने बिजनेस नहीं बता सकते भाई देखिए अच्छा आप बताओ अमन जी, हम तो कहते हैं मल्टीपर्पज बिजनेस करते हैं। बिट्टू जी को भी मैं कहूंगा, बिट्टू जी आप भी अच्छा बिजनेस करो, किसी के आगे कभी हाथ ना फैलाना, अपने पौरुष से अर्जित करो। मैं पूरे सबको संदेश देने चाहता हूं, अपने पौरुष से अर्जित करो। आप सफल व्यक्ति तभी माने जाएंगे जब लोग आपसे ईर्ष्या करना प्रारंभ कर दें। तो बिट्टू जी और तमाम कौशाम्बी के ऐसे लोग जो इनकी संपत्ति के बारे में तमाम चीज़ें जानना चाहते हैं, तमाम तरह के प्रश्न आते हैं और लाजमी भी है, तो वो लोग जान लीजिए कि वास्तव में ये जहाँ भी छूते हैं वो मिट्टी वास्तव में सोना बन जाती है। उन्होंने बताया कि जहाँ ये ऊसर बंजर में ज़मीन खरीदे, वहाँ से या तो रेलवे ट्रैक स्टेशन बन गया, या तो हाईवे निकल गई, उसका मुआवजा तगड़ा मिल गया, या कुछ ऐसा हो गया जो वास्तव में कुदरत की, तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है इन पर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों के तमाम प्रश्न आ रहे हैं जेहन में, आप सब लोग भी बिजनेस करके इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और एक लास्ट प्रश्न है, एक शिक्षक हैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह, ये पूछते हैं कि सर आप अपने स्कूल में बच्चे तो लोकल के चाहते हैं, लेकिन टीचर प्रयागराज से या बाहर से मंगाते हैं, तो हम लोगों का रोजगार क्यों छीनते हैं साहब, हम लोगों को क्यों नहीं उसमें रखते? देखिए संजय गुप्ता आज से नहीं, आज 25 साल पहले से एक बात कह रहे हैं कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों नो कॉम्प्रोमाइज मोड में चलनी चाहिए। अच्छा। जनपद कौशाम्बी आज से 15 साल 20 साल पहले नकल के लिए कुख्यात हो गया था, बिल्कुल आप भी जानते हैं। बिल्कुल। जिस क्षेत्र के आप हैं, आपका मूल विशेष तौर से एक मंडी के रूप में जाना गया। बिल्कुल। यहाँ पे डिग्री का कारोबार हुआ, लोग क्वालिफाइड तो हुए मगर एजुकेटेड बहुत कम लोग हुए। ऐसे लोग यहाँ पर भरमार भी हुई, जिसके कारण यहाँ पर जब हम अपने स्कूल में जब कोई इंटरव्यू कंडक्ट कराते थे तो ऐसा नहीं था कि हमने कौशाम्बी, हमारे यहाँ कौशाम्बी के टीचर्स कम से कम 50% हैं, ऐसा नहीं है, मगर हमारी जो नीड थी वो कौशाम्बी से पूरी नहीं हो पाती थी। तो हमको बाहर से टीचर लाने पड़ते थे। हमने टीचर्स के लिए हॉस्टल बनाया, हमारे पास दूसरे भी प्रांतों के टीचर्स हैं, दूसरे जिलों के टीचर्स हैं, हमारे यहाँ लोकल के टीचर्स हैं। आज कौशाम्बी के अंदर हमारे तमाम, और आपको बता दें अखिलेंद्र जी को बताना चाहूँगा, आज कम से कम 1 दर्जन तो टीचर्स ऐसे हमारे यहाँ हो गए हैं जिन्होंने शिक्षा हमारे ही स्कूल में ग्रहण किया था, स्टूडेंट भी थे, आज टीचर हो गए। तो ऐसा नहीं है अखिलेंद्र जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कौशाम्बी मेरा बहुत प्यारा है, कौशाम्बी का हर व्यक्ति से मेरा खून का रिश्ता है, हर व्यक्ति कोई ना कोई मेरे रिश्ते में भाई है, बंधु है, हमारा परिवार है, ऐसा कभी हम नहीं सोचते। हाँ, क्वालिटी को लेकर कभी कभी कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करता हूँ, इस नाते से बाहर से कुछ टीचर्स ज़रूर मैं ले आता हूँ, मगर कौशाम्बी की प्रतिभा को हम फर्स्ट वरीयता देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी कौशाम्बी, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पे बाहर। तो अखिलेंद्र जी ऐसा कोई भेदभाव नहीं है प्रयागराज कौशाम्बी में, बस कसौटी है, उस पर खरा उतरने की ज़रूरत है। आप दोबारा संपर्क कर लीजिएगा, अगर ज़रूरत होगी तो बिल्कुल आपको रखेंगे।
तो उम्मीद करता हूं आप तमाम दर्शकों से कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया शेयर कर दीजिएगा, और इस पॉडकास्ट से संबंधित अगर आपको कुछ विचार है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर टाइप करिएगा। और बहुत से लोगों ने इस पॉडकास्ट से पहले प्रश्न कमेंट बॉक्स पे लिखे थे, मैं सबका नहीं पूछ पाया क्योंकि कुछ लोगों का या तो नाम नहीं था या तो एड्रेस नहीं था। जब हम थर्ड पॉडकास्ट करेंगे तब आप लोग अपना नाम और गांव के साथ अपना प्रश्न लिखिएगा, और मैं लगभग सभी के प्रश्न शामिल करने का प्रयास करूंगा। फिर जल्द मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कौशाम्बी लाइव। जय हिंद, जय भारत।